नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, के सागर पब्लिकेशनच्या वतीने तुम्हा सर्व विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींचं स्वागत करत आहे. आज आपल्याशी संवाद हितगुज साधायला अँथ्रोपॉलॉजी म्हणजे मानववंशशास्त्राचे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे लेखक मार्गदर्शक प्राध्यापक नरेश कुमार वेद सर आलेले आहेत. अँथ्रोपॉलॉजी विषय हा कसा आहे, या विषयाला घेऊन कसा अभ्यास करायला हवा, आपल्याला कशा पद्धतीने अधिकारी बनायला हा विषय योग्य आहे, त्याचबरोबर या विषयाचे लूपहोल्स, स्ट्रॉंग पॉइंट ज्याबाबत ते आपल्याला मार्गदर्शन करतील. तसंच लवकरच सरांचं इन सर्च ऑफ अवर सेल्व्स अँड इंट्रोडक्शन टू सोशल कल्चर अँथ्रोपॉलॉजी हे पुस्तक के सागर पब्लिकेशनच्या वतीने मराठीत अनुवादित होत आहे. तर मी के सागर सरांना विनंती करतो की प्राध्यापक नरेश कुमार वेद सरांचं त्यांनी स्वागत करावं. त्यांचं पण करायचं ना, ते पण अँथ्रोपॉलॉजीचं सर आहेत ना. चालेल ना, चालेल. तर जास्त वेळ घेत नाही मी. के सागर पब्लिकेशनच्या परिवारातील लेखक, अँथ्रोपॉलॉजी विषयाचे मार्गदर्शन करणारे माझे मित्र डॉक्टर आशिष जेतपाल सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी सरांचं इंट्रोडक्शन प्रास्ताविक करावं आणि पुढील कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करावं. सर्वांना नमस्कार. एक अँथ्रोपॉलॉजीचा स्टुडंट म्हणून इट्स ऑनर टू ॲक्च्युली वेलकम अँड इंट्रोड्यूस सर. खरं तर स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे आणि अँथ्रोपॉलॉजीशी संबंधित असलेल्या कुणालाही सरांचं इंट्रोडक्शन करावं लागावं अशी काही परिस्थिती नाहीये. सर्वांना परिचित आहेत. पण आपण सोशल मीडिया आणि जनरेशन झेडच्या जमान्यात जगतो की ज्याच्यामध्ये रोज आपल्यासमोर अशी लोक आढळतात की जी आपण मेडिकोर टाईपच्या ह्याच्यामध्ये पकडू शकतो. म्हणजे जसं हॉटेल लाईन मध्ये आता यावंच लागतंय असं काहीतरी सुरू झालेलं आहे, तसं स्पर्धा परीक्षेमध्ये पण टिपिकल शिक्षकांचा वर्ग तयार झालाय जो सतत आपल्याला बोलवत असतो. आणि अशा वेळेला जेन्युअनली विद्यार्थ्यांपर्यंत ऍक्च्युली अकॅडमिक स्कॉलर्स असणं म्हणजे काय, एखाद्या विषयाचा अभ्यास करणं म्हणजे काय, अशी जी माणसं आहेत त्यांना विद्यार्थ्यांसमोर आणणं हे खरं तर गरजेचं आहे. सो अगेन सर, इट इज माय ऑनर टू वेलकम यू. सर इज अ लीजेंड इन अँथ्रोपॉलॉजी. ही इज टीचिंग अँथ्रोपॉलॉजी सिन्स 1984. वी ऑल नो हिम ॲज अ वेद सर. सगळ्यांना वेद सर या नावाने ते परिचित असतीलच. ब्रीफ इंट्रोडक्शन त्यांची मी प्रोव्हाइड करतो. सरांना 2023 लाच वर्ल्ड अँथ्रोपॉलॉजी काँग्रेसचा 2023 ला अवॉर्ड मिळालेला आहे, विच इज ऍक्च्युअली अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू हिज लाईफ टाइम स्कॉलरशिप अँड व्हॉट एव्हर ही हॅज गिव्हन टू फील्ड ऑफ अँथ्रोपॉलॉजी. सरांनी मल्टिपल बुक्स ऑथर केलेले आहेत. म्हणजे अँथ्रोपॉलॉजीचा अभ्यास ज्यांनी सुरू केला असेल त्यांनी इन सर्च ऑफ आवर सेल्फ या पुस्तकापासूनच केला असेल. पण हे पुस्तकाच्या पलीकडे सरांनी बरेच अकॅडमिक वर्क केलेलं आहे, जसं की ट्रूथ अबाउट कास्ट 2022 ला पब्लिश झालेलं पुस्तक आहे, जे कास्ट का सत्य म्हणून हिंदीमध्ये अनुवादित पण झालेलं आहे. इन सर्च ऑफ आवर सेल्फ जे पुस्तक मराठीमध्ये येणार आहे. एमपीएससी डिस्क्रिप्टिव्हची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पेपर 1चं एक 50% काम त्या पुस्तकाने होईल अशी रास्त अपेक्षा आहे. इकॉनॉमी अँड सोशल रिलेशन्स असं त्यांचं एक पुस्तक 1991 मध्ये पब्लिश झालंय. हु केअर्स फॉर ट्रायबल डेव्हलपमेंट 1996 ला पब्लिश झालेलं त्यांचं पुस्तक आहे. हु केअर्स फॉर ट्रायबल डेव्हलपमेंट 2004 ला मित्तल पब्लिकेशननी पुन्हा पब्लिश केलेलं पुस्तक आहे. इव्होल्युशन ऑफ जीनस होमो हे 1993 ला पब्लिश झालेलं पुस्तक आहे. ट्रायबल्स वेल डेव्हलपमेंट अँड करंट अफेअर्स रेकनर
सेकंड एडिशन 2007 ला आलेली आहे. जनजातीय विकास मिथक और यथार्थ 2003 ला पब्लिश झालेला आहे. जनजातीय विकास कुनबा डुबा क्यू हे 1997 ला पब्लिश झालेलं आहे. सामाजिक सांस्कृतिक मानवशास्त्र छत्तीसगड राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमीकडून 2007 ला पब्लिश झालेलं आहे. आणि जैविक मानसशास्त्र 1992 ला पब्लिश झालेलं आहे. हे वर्कच दाखवतात की सरांचं अँथ्रोपॉलॉजी मध्ये ओव्हरऑल कॉन्ट्रीब्युशन कसं आहे. अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूमरस जर्नल्स मध्ये आर्टिकल्स त्यांचे पब्लिश झालेले आहेत. हे सगळं सांगण्याचा पर्पज म्हणजे जे अँथ्रोपॉलॉजीशी रिलेटेड विद्यार्थी आहेत त्यांनी 2025चा पेपर 1 अँथ्रोपॉलॉजीचा पाहिला असेल आणि जे मार्केटमध्ये झालेलं होतं की 1-2 पुस्तकं रेफरन्स बुक वाचल्यानंतर गाईड वाचल्यानंतर अँथ्रोपॉलॉजी होतं. त्या कंटेक्स्टमध्ये ऍज अ स्टुडंट ऑफ अँथ्रोपॉलॉजी तुम्ही काय करणं अपेक्षित आहे हे सरांच्या ऍक्च्युअल लाईफ मधून आपल्याला शिकता येतं. ही इज ऑल्सो एडिटर ऑफ पालक प्रकाशन, अष्टम प्रकाशन, टॉपर्स इंडिया मॅगझिन फॉर सिव्हिल सर्व्हिस प्रिपरेशन अँड MTG करंट, पब्लिकेशन डायरेक्टर ऑफ इथनोग्राफिक अँड फॉक कल्चर सोसायटी, मॅगझिन एडिटर ऑफ व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्क मानव अँथ्रोपॉलॉजी जर्नल हिंदी. He is also joint secretary of network of practicing anthropologists and related scientists. Lifetime member of Indian Anthropological Association, United Indian Anthropological Forum and Indian Science Congress Association. त्यानंतर अँथ्रोपॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांना अप्लाइड अँथ्रोपॉलॉजी किंवा डेव्हलपमेंटल अँथ्रोपॉलॉजी ही टर्म्स माहित असतील. ऍज अ अँथ्रोपॉलॉजी तुम्ही फक्त सोसायटीमध्ये काय इश्यूज आहेत हे डायग्नोज करणं अपेक्षित नाहीये. त्याच्या पलीकडे जाऊन त्या इश्यूजला ऍड्रेस करणारे एक इंजिनियर व्हावं असं पण अपेक्षित असतं. सोशल इंजिनियर. सर इज ऍक्च्युअली अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल हु हॅज वर्क बियॉन्ड अकॅडमिक्स and continue to dedicate himself in a social work as well. So he reflects the spirit of applied anthropology. He is working for building a free residential school for tribals of Chhattisgarh. छत्तीसगड मधील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी फ्री रेसिडेन्शियल स्कूल स्थापन करण्यासाठी ते काम करतात. 2025 ला ते सुरू झालेलं आहे आणि 2025 एंड पर्यंत ते कम्प्लीट होईल. रायटिंग अ बुक कॉल्ड अन अँथ्रोपॉलॉजी फॉर इंडिया अ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एन्शियंट इंडिया हे सुद्धा त्यांचं काम सुरू आहे. सो जर हे सगळं समराईज करायचं झालं तर सर इज अ टीचर हु हॅज नॉट मिअरली टॉट अँथ्रोपॉलॉजी बट ऍक्च्युअली हॅज लिव्ड इट. सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल के सागर परिवार, सगळ्या के सागर परिवार अँथ्रोपॉलॉजीच्या फ्रॅटर्निटीकडून सर आय वेलकम यू इन द पुणे अँड स्पेशली इन द के सागर परिवार. सो आपण आज जास्त तर सरांना ऐकूया की अँथ्रोपॉलॉजी विषयामध्ये काय स्कोप आहे, खास करून इन कंटेक्स्ट ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस अँड कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम जे आपल्याला या परीक्षेसाठी महत्वाचं असेल. सो मी सरांना आमंत्रित करतो की त्यांनी आपलं मानवरी करा. कहाँ है बटन ये हो गया, ठीक है. क्षीर सागर परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार. मराठी तो मुझे आती नहीं, मुझे अपोलोजाइज करना चाहिए. तो संप्रेषण का माध्यम क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश और हिंदी, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग बताएं. और खिचड़ी मिक्स. चलो, सबसे पहले तो मेरे मित्र हैं डेवलपमेंट जर्नलिस्ट अमरेंद्र किशोर, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है, एंथ्रोपोलॉजिकल काम किया है. और मेरे सीनियर हैं डॉक्टर ललित कश्यप, ही रिटायर्ड फ्रॉम प्लानिंग कमीशन एज एडवाइजर और फिर सुलभ इंटरनेशनल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और अब ये रिटायर्ड हार्ट होके यहीं रहते हैं आप लोगों के बीच में. माई ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिंग टू दिस प्लेस वाज, आपको पता है MPSC में ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ है ऑन द पैटर्न ऑफ BPSC. सो पीपल नो अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग. एंथ्रोपोलॉजी के बारे में लोग नहीं जानते. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इवन हु थिंक अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, उनको एंथ्रोपोलॉजी के स्पेलिंग तक नहीं पता होते सोचने के पहले.
But anthropology is one subject. Not only it makes you a bureaucrat, it makes you a better human being also. जब आप पढ़ेंगे तब पता लगेगा। और जितनी मेरी तारीफ की सर ने, मुझे नहीं पता उसमें सच क्या था, मराठी में बोले तो मेरे को समझ भी नहीं आया, मैं ये भी नहीं कह सकता कि गप थी, पर कुछ तो अतिशयोक्ति रही होगी उसमें। लेकिन सिलेबस आप लोगों को जो है कॉपी हर एक को मिली है, उस हिसाब से जो है जो पैटर्न दिया जाता है, जिस तरह से वो मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कि कम्युनिकेट करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग, हमारा चैनल है वैज ICS दिल्ली करके यूट्यूब चैनल, सिलेबस के एनालिसिस की 3 वीडियोस हैं उसमें, वैज ICS दिल्ली। 10 वीडियोस हैं टॉपर्स की। शुभम ने IS में टॉप किया था 3 साल पहले, उससे पिछले साल अक्षत ने 2nd रैंक लिया था, श्रेयांश ने 4th रैंक लिया था, उससे पहले सचिन गुप्ता ने 3rd रैंक लिया था। इन सब की टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखने से आपको एक डायरेक्शन मिलती है। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे तैयारी करनी है तो 3, 4, 5 टॉपर्स की देखिए और आपके स्वभाव में जो सूट करता है उसको फॉलो कीजिए। ब्लाइंडली फॉलो करने से कुछ भी नहीं होता। और उस चैनल पे करीब 400 के करीब वीडियोस हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा वीडियो डायरेक्टली आपके सिलेबस के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। मैं तो चाहूँगा कि ये डायलॉग होना चाहिए, मोनोलॉग तो बहुत आदत है, 2-3 घंटे का मोनोलॉग तो क्लास में देते हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी क्यूरोसिटी जो है मैं उनका जवाब दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोगों को जो सवाल पूछने हो पहले वहाँ से शुरू करें, फिर मैं उसी के विस्तार में अपनी बात भी कह दूँगा। कौन शुरू करेगा? जो सबसे पीछे बैठे हैं वो शुरू करें। हाँ जी बताइए आप। मेरा सवाल ये कि आप बैठे क्यों हैं, चलो यही बताइए। बैठे हैं तो कोई सवाल होना चाहिए, कोई क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कोई डाउट्स होने चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। यस सर, अपना नाम बताइए पहले। नहीं सुना। मेरा नाम वैभव है जी। तैयारी कर रहा हूँ। सवाल क्या है आपका ये बताओ। मुझे एंथ्रोपोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। तो फिर ये क्यों रहे हो? मैं कह तो रहा हूँ लोगों को स्पेलिंग भी नहीं पता होता। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, एक कंसेप्ट होता है फियर ऑफ द अननोन। हमें जो है जो चीज जानकारी नहीं होती हमें उससे बैठिए डर लगता है उससे। जैसे आप लोग जो हैं 10+2 में आपको बिल्कुल डर नहीं होता कि आपको मेडिकल लेना है कि इंजीनियरिंग लेना है कि आर्ट्स लेना है कॉमर्स। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त जो ले रहे होते हैं आप भी वो आंख मूंद के ले लेते हैं। प्रॉब्लम आती है +2 के बाद। मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग सर्विस लिया, इंजीनियरिंग के आपने नीट की तैयारी किया, हो गया, अब कॉलेज कौन सा चुने? जो स्ट्रीम चाहिए वो आपको नहीं मिल रही, जो मिली है वो आपको पसंद नहीं है, पढ़ के मजबूरी में ग्रेजुएशन कर लेते हैं। और 66% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल है, अनएम्प्लॉयड नहीं। तो इंजीनियरिंग बन के क्या करें? नौकरी मिल नहीं रही। किसी ने कहा IAS दे दो, अरे IAS के बारे में कभी सोचा नहीं। कोई कहेगा चलो गूगल में जाके देख लो, चलो आपने देख लिया, है ना। अब ऑप्शनल क्या ले? अपना ऑप्शनल तो सीरियसली पढ़ा ही नहीं और वैसे भी नहीं लेंगे, है ना। किसी ने बता दिया एंथ्रोपोलॉजी ले लो, अरे कभी सुना ही नहीं तो ले कैसे लें, है ना। फिर भी मन मार के सिलेबस देखा, चलो ठीक लग रहा है, अब गाइडेंस कैसे लें? अरे दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली तो क्राइम कैपिटल है, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? हर जगह फियर ऑफ द अननोन होता है। तो अब यहाँ जो आप एंथ्रो लेने की सोच रहे हैं, आपके पास कुछ बेस तो होना चाहिए ना। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे चैनल पे जाइए, वैज ICS दिल्ली का चैनल है, और उस पे टॉपर्स की वीडियोस देखिए, आपके और सिलेबस का एनालिसिस जो है उसको खास तौर से देखिए। हाँ, इतनी एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ के जो इवेल्युएटर्स होंगे जो मराठी में, बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा स्कोर एंथ्रो में रहेगा, इतना मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को जानता भी हूँ और मोस्टली मेरे जूनियर भी हैं। प्यार से नहीं माने तो मैं हड़का भी सकता हूँ कि नंबर नहीं दोगे तो पिटोगे, तो नंबर तो उनको देने पड़ेंगे, ठीक है।
लेकिन सवाल यह है कि स्टार्ट विद ए डाउट एंड एंड अप विद सर्टेनिटी, साइंस ये कहती है। साइंस में हमेशा होता है लेट अस से, और फिर हम कंक्लूड करते हैं क्यूईडी। जब सवाल ही नहीं होगा तो हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? बाकी लोग सवाल खड़े करो। नहीं करोगे तो फिर मैं करूंगा, आप लोगों को जवाब देना होगा। हाँ जी सर। नहीं, वॉल्यूम ऑन नहीं है। नाम बताइए। आप सोशो की फैकल्टी रहे हैं, मैं सोशो का सवाल पूछूं? हाँ पक्का? सोशो और एंथ्रो में डिफरेंस क्या है ये बताइए। सोशियोलॉजी में नहीं होता। मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ, इस तरह की डिफरेंस बताइए। एंथ्रो में बिहेवियर नहीं होता। क्वांटिटेटिव डिफरेंस नहीं चाहिए, क्वालिटेटिव डिफरेंस बताओ। किस फाउंडर ने कहा है? फादर ऑफ किसी सब्जेक्ट का फादर नहीं होता, पायनियर होते हैं हमेशा। ऐसे तो एरिस्टोटल ने पहली बार एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन किया था। हाँ तो पायनियर होते हैं। क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस हैं, क्वालिटेटिव डिफरेंस। देखिए आप लोग मैलिनोव्स्की और एटली ब्राउन को पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। हम लोग जो हैं मर्डक को पढ़ते हैं। ऐसी दुबे तो पीएचडी एंथ्रो करने के बाद भी अपने आप को सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं। एमएस श्रीनिवास पीएचडी एंथ्रो करने के बाद भी अपने आप को सोशियो कहते हैं। आंध्रे बेते आप पढ़ते हैं, वो पीएचडी एंथ्रो हैं, फिर भी सोशियो कहते हैं। जेपीएस ओबराय हैं, बढ़गैया हैं, केएल शर्मा सोशियो वाले हैं, हम एंथ्रो में नहीं पढ़ते। तो फर्क क्या है दोनों में भाई? नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब। चलिए सवाल करिए। तो जिस तरीके से सोशियोलॉजी का एक स्कोप है अलग से, एंथ्रोपोलॉजी का अलग से, मगर जो बात एकेडमिक डिसिप्लिन की है तो ज्यादा से ज्यादा कल्चरल मॉडर्निटी की सेंस में जब एंथ्रोपोलॉजी ग्रो होने की बात चलती है तो मेनली ट्राइबल कल्चर पे ज्यादा फोकस रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी में सर जितनी स्टडीज सोशियोलॉजी में ट्राइबल्स की होती हैं आज उतनी ही एंथ्रो में होती हैं। सोशियोलॉजी और एंथ्रो में करीब करीब बराबर स्टडीज हो रही हैं। तो वो क्वांटिटेटिव, वही क्वांटिटेटिव डिफरेंस है। आप लोगों ने सेकेंडरी टेक्निक्स यूज की, शेड्यूल है, क्वेश्चन है, इंटरव्यू है। आप लोगों ने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन लिया, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो लिटरली जो है अगर आप बात करें तो डिफरेंस नहीं के बराबर है। लाइक जेएनयू में यू हैव स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी नहीं होता। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी या सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कोई डिफरेंस नहीं होता है। हाँ आप यूरोप में कहीं भी चले जाइए, आप सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में कोई अलग से बात नहीं करेंगे। आप यूएस में जो है बहुत सारी एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करेंगे तो उसमें प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी और बायोलॉजी जोड़ते तो अलग बात है। अदरवाइज ऐसा सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में क्वांटिटेटिव डिफरेंस तो 50 निकाल दो यार, अदरवाइज नहीं होता। वैसे भी अगर यूपीएससी की बात करें, सोशियोलॉजी इज बेस्ड ऑन जस्ट 5 थिंकर्स। डरखाइम है, मार्क्स है, आप बताते जाओ, पार्सल्स है, मर्टन है और मीड नहीं है। मीड तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है यार। नहीं है, नहीं है, गड़बड़ कर रही। और टोटल पेपर 1 5 थिंकर्स पे बेस्ड है। एंथ्रोपोलॉजी में थिंकर्स हैं बट दे आर सेपरेट, उससे इंटर रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, 5वां वेबर है जिसकी बात कर रहा था। तो यही इतना डिफरेंस है। ट्राइबल इंडिया हमारे यहाँ पेपर 2 पार्ट 2 पूरे का पूरा आधा सिलेबस है, जबकि आपके यहाँ सिर्फ एक टॉपिक है। ठीक है, सोशियोलॉजी में सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है।
एंथ्रोपोलॉजी में क्योंकि जो फाउंडर्स जो थे दे हैड देयर बैकग्राउंड इन फिजिक्स और स्टैट्स और थिंग्स लाइक दैट, सो इट इज मोर ऑब्जेक्टिव, मोर एनालिटिकल, मोर रैशनल। और सवाल क्या था, नहीं भूल गया। सवाल ये है कि सर एंथ्रोपोलॉजी से अप्लाइड साइंस ट्राइबल कल्चर फिर ट्राइबल, सर क्वेश्चन एक बार सिंपल चलिए तो वो अप्लाइड साइंस में ज्यादा से ज्यादा बाकी जो एस्पेक्ट है वो कवर नहीं ना, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं आप ये बात कर रहे हैं। फरवरी 2025 में टॉप 24 एंथ्रोपोलॉजिस्ट मिले एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में, और सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स भी थे। 3 दिन का सेमिनार किया, गोष्ठी की, ये डिसाइड करने के लिए कि ट्राइब की डेफिनेशन क्या है, और फाइनली डिसाइड नहीं कर पाए, और फैसला ये किया गया कि हम अगली मीटिंग में डिसाइड करेंगे। तो जिस कम्युनिटी की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है उस पर एम्फेसिस कहाँ से हो जाएगा भाई? ये एक बिल्ला लगा हुआ है। एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी स्टार्टेड विद द स्टडी ऑफ ट्राइब। द रीजन इज एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ह्यूमन इवोल्यूशन एंड वेरिएशन। तो वेरिएशन जितनी आप ट्राइबल कल्चर में देखेंगे उतनी आप कहीं नहीं देखेंगे, और क्योंकि ट्राइब्स बहुत सारे थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत कम थे, तो उनको स्टडी करना जरूरी था ताकि कल्चर कंटेक्ट की वजह से दे मे नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। बट नाउ इट्स अ मैटर ऑफ द पास्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी कोई बात नहीं रही। मोस्ट ऑफ द इथनोग्राफीज हैव ऑलरेडी बीन रिटन। मैं वही तो बताया कि मैंने इसकी डायरेक्टली फ्रंट को पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, बाहर निकालो ना, और उसके बिना फंक्शनलिज्म कैसे करोगे? ठीक है ना? कोई सबसे बड़े 2 एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट बताओ, चलो 19th सेंचुरी के। एक तो है मार्शल माउस और एक उसका मामा। अब बताओ कौन है? डरखाई। लोग कहते हैं कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने तो कहा था कि इंडियन सोसाइटी कैन नॉट प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम। वो कभी आया भी नहीं इंडिया। हमारे यहाँ कास्ट भी है और प्रोग्रेस भी हो रही है। उनके यहाँ तो सारा उस सिस्टम पे स्टेबलाइज कर दिया, कैपिटलिज्म नहीं आएगा, नहीं आएगा, जमाना ही कैपिटलिस्टिक है। आउटडेटेड कंसेप्ट हो गया मार्क्स के, इसलिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और कोई सवाल है तो बोलो। नहीं, मैं पूछूं? चलो चलो, और कोई बोले। ये फैकल्टी सोशियोलॉजी की बात सुनी, फैकल्टी एंथ्रोपोलॉजी विद्यापीठ से है। हाँ गुरु सॉफ्टवेयर में हाँ, हार्ड अबाउट उन्होंने बताया था मेरे को। कैसे तुम तो खुद ही गुरु हो, तो नहीं, अब आप बताइए, इनसे पूछते हैं कि सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का डिफरेंस क्या है। बताइए। सोशियोलॉजी का डिफरेंस तो सुना, आप बताइए। माइक दो इधर, माइक का डिफरेंस है। हम तो डॉक्टर मैथ ने बहुत कुछ जवाब दे दिया, फिर भी जब तो मैंने कट शॉर्ट कर दिया, इसलिए एक ही आदमी को थोड़ी। गुरु सौंडर के जो हैं एंथ्रो की फैकल्टी है यहाँ पर विद्यापीठ में। विस्पर नहीं यार, बैठे हो तो सुनो, फायदा उठाओ चीजों का। जिम्मेदारी बढ़ गई है अभी। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ने बता दिया है बहुत कुछ, और मेरी छोटी सी समझ के अनुसार मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मैं इसको कैसे डिफरेंशिएट करता हूँ। तो मैं जैसे उन्होंने कहना चाहा कि स्कोप एक डेफिनेटली एंगल है जो एंथ्रोपोलॉजी का होलिस्टिक है, और जो है अप्रोच में एमिक अप्रोच की तहत हम देखते हैं। समझ आता है? एमिक एटिक पता है? आप लोग सोशियोलॉजी में डिस्कस करते हो? नहीं करते, तो पता कैसे होगा? यस, एंड एमिक अप्रोच जो है वो, और जो अदर हॉलमार्क है एंथ्रोपोलॉजी का वो है अपना पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सर ने कहा वो अभी पॉलिटिकल साइंस में भी है, सोशियोलॉजी में भी है, एजुकेशन में भी है, हिस्ट्री में भी है। तो हिस्ट्री में भी। यस, तो ये 2-4 हाइलाइट्स है जिसके आधार पर मैं कंपैरेटिव मेथड है, कल्चरल रिलेटिविटी है, होलिज्म का। सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, थैंक यू। स्टूडेंट्स। अभी कोई और सवाल नहीं आ रहा तो मैं हाँ सर,
संकल्प संस्था से 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूँ यूपीएससी के। तो मेरा ये सवाल है कि एंथ्रोपोलॉजी कोई स्टूडेंट क्यों ले, व्हाई शुड आई ऑप्ट फॉर एंथ्रोपोलॉजी? इसमें से मुझे लगता है 4-5 के मन में ये सवाल हो रहा है और आपसे वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप उसको बता पाए। कोई नहीं उम्मीद कर रहा है, इनको पता ही नहीं सवाल का। नहीं, एंथ्रोपोलॉजी हम क्यों लें? एक काम करते हैं, नीचे में एक जोशी बैठा देते हैं, हाँ, उससे सवाल पूछो। अच्छा, देखो ऐसा है, मैं शुरू में ही आपको बताया है कि इट मेक्स यू अ सिविल सर्वेंट डेफिनेटली, बट इट मेक्स यू ए बेटर ह्यूमन। जो एनालिटिकल एबिलिटी, जो इंसान को समझने की जो काबिलियत आपको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के आती है, जो 4 चीजें इन्होंने बताई। होलिज्म, जैसे मैं आपको बताता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल। बचपन में हमें कहानी सुनते हैं, एक हाथी और 5 अंधे। पता नहीं आप लोगों ने सुनी है कि नहीं। 5 अंधों से कहा गया, अच्छा बताओ हाथी कैसा दिखता है। एक आदमी ने टांग पकड़ी, बताया एलिफेंट लुक्स लाइक ए पिलर। एक ने दुम पकड़ी, कहता एलिफेंट लुक्स लाइक ए रोप। एक ने कान पकड़ा, कहता लुक्स लाइक ए फैन। इसी तरह से 5 ने आंसर दिया, कोई भी गलत नहीं था, पर कोई भी पूरी तरह सही नहीं था। और वो हाथी है इंसान। और वो 5 जो ब्लाइंड पीपल हैं, दे आर द 5 ब्लाइंड डिसिप्लिन्स। होलिस्टिकली कोई भी स्टडी नहीं करता। अगर आपको अलेक्जेंडर पोप की एक पोएम की 2 लाइन है, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। अगर इंसान को स्टडी करना है तो यू हैव टू स्टडी होलिस्टिकली। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, जैसे हेल्थ तो सबको पता है, डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, किधर बैठे हैं, ये बैठे हैं। इनके लिए जो हेल्थ है वो पैथोलॉजिकल इश्यूज के रिलेटेड है। आप जाएंगे ना, आपकी पल्स देखेंगे, फिर चेस्ट में देखेंगे, फिर पता नहीं 40 टेस्ट रिकमेंड कर देंगे, फिर कहेंगे कि चलो टेस्ट करा के आओ, फिर लौट के आओगे तो कहेंगे कुछ भी नहीं निकला। फिजिकल एलिमेंट्स की बात होती है हेल्थ में। आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, उसके लिए हेल्थ इज मेंटल हेल्थ। साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। एक चीज लोग भूल जाते हैं कि हेल्थ का कल्चरल एस्पेक्ट भी होता है। कई सोसाइटीज में कंसेप्ट है कि अगर पेट में कीड़े नहीं होंगे तो खाना हजम कौन करेगा। तो उन बंदों को आप दोषियों पर समझाते रह जाओ कि ये बीमारी है, वो मानेंगे नहीं। ऐसी कई डिजीज हैं जिनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है। एक कम्युनिटी में जो है क्या था कि जो मर जाता था तो औरतें और बच्चे उसका दिमाग खा लिया करते थे, और उसमें जो है वो बैक्टीरियल इंफेक्शन होती थी और वो जल्दी मर जाते थे। दुनिया भर के डॉक्टर बुला लिए गए। जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उनकी डाइटरी हैबिट स्टडी की तो तब पता लगा कि ये भैया ये कल्चरल फैक्टर है। तो होलिज्म जो है, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और एंथ्रोपोलॉजी का यूज एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आर्मस्ट्रांग गया था, भूल गए होंगे, तो लौट के जो आया था वो जो गुब्बारा तैयार किया गया था वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने तैयार किया था। कितनी उसकी इनहेल होगी, एक्सहेल होगी, क्या उसकी प्रेफरेंसेस हैं, क्या कलर्स हैं, क्या उसके फिजिकल रिफ्लेक्सेस हैं, हर चीज को स्टडी करने के बाद तो आप किसी भी फील्ड में जाओ। आप ट्राइब की बात कर रहे थे, खाली जहां इंसान है वहां एंथ्रोपोलॉजी है। एंड बिकॉज ऑफ द 4 दीज यूनिक फीचर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, होलिज्म है, कंपैरेटिव मेथड है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक चीज हम सोचते हैं आमतौर पे कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है। कल्चरल रिलेटिविटी इसके उल्टा होता है बिल्कुल। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिया करता हूँ। हमारे यहाँ गांव में क्या होता है कि कोई छोटा बच्चा रात में रो रहा हो तो कोई ना कोई बोलेगा, देखो देखो चुप हो जाओ, देखो चंदा मामा, देखो दादी चरखा काट रही है। वो बचपन में हम लोग देखते हैं कि दादी चरखा काट रही है। रूस में कहते हैं, देखो 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 बुजुर्ग हैं, सफेद कपड़े, बाल सफेद है, हाथ में लाठी है, तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, तुम भी देख के मुस्कुराओ। हाँ जी सर, कुछ कहना है? तो लोगों जो है वहां वही नजर आता है। फ्रांस में कहते हैं, देखो बूढ़े बाबा हैं, इसी चेयर पे बैठे हैं, आगे पीछे झूल रहे हैं, उनके हाथ में बियर का गिलास है। फ्रांस के बच्चों को बियर का गिलास नजर आता है। सो हम जो देखते हैं, सोचते हैं, वो हम कल्चरली कंडीशनड होते हैं। तो जब आपको प्रॉपर सोच डेवलप करनी है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीम मेंबर,
तो आपको जो है सोच का एक नया एस्पेक्ट लाना पड़ेगा लाइफ में, अगर बेहतर इंसान बनना है तो। ठीक है गुरु जी। अब नाम ही गुरु है तो क्या कह सकते। गुरु का मतलब समझते हैं? बृहस्पति को गुरु कहते हैं, क्यों कहते हैं? सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ आपकी लाइफ में भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, आजकल तो गूगल पे सब कुछ मिलता है। देवे तीर्थे द्विजय मंत्रे दैवज्ञ भेषजे गुरु। देवता में, तीर्थ में, ज्ञानी में, डॉक्टर में, मंत्र में, दवाई और गुरु में जिसको जितना विश्वास होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आप पूछो। अब कॉपी खोल के बैठे हो जो आप। हाँ, ब्लू शर्ट। क्यों? फिर मैं पूछूंगा फिर जवाब नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? सिलेबस आप लोगों के पास है। अगर आपको पढ़ना है, अब में से कितने लोग इंग्लिश मीडियम में लेने वाले हैं? कोई नहीं, सारे मराठी वाले। मराठी में तो किताबें अभी आने ही वाली हैं। मेरी पहली किताब जो है सोशल कल्चर पे आएगी, और मैं उम्मीद करूंगा मैं इनके कल परसों तक मैं इनके पीछे पढ़ूंगा कि बाकी बुक्स के लिए भी ये शुरुआत करें, ताकि कम से कम अगले साल आते आते जो है। अदरवाइज इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए कि आप अंग्रेजी पढ़ के भी जो है उसको। अब मेरी मदर टंग पंजाबी है, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मेरा दिमाग पहले उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता है, फिर पंजाबी में करता है, फिर मेरी समझ में आता है। आप इंग्लिश पढ़ के सीधा मराठी में क्यों नहीं ट्रांसलेट कर सकते? और वैसे भी भाषाएं तो आनी चाहिए भाई, हमेशा एसेट रहती है। ठीक है, एक चीज बता देता हूं, लोग अगर एंथ्रो से डरते हैं तो उसकी वजह है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। मोस्टली लोग या तो इंजीनियर होते हैं, या कॉमर्स ग्रेजुएट होते हैं, या आर्ट्स वाले होते हैं, और वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से बहुत डरते हैं। आप में से कोई इंजीनियर है? कोई नहीं है? अब मेरे को इनर्शिया डिफाइन करो एक लाइन में। फिजिक्स का क्वेश्चन है सिंपल सा, एक लाइन में इनर्शिया क्या होता है बताओ। कोई भी बताए। अगर सही मायने में समझाना चाहते हो तो मुझे आपको पहले क्वांटिटीज बतानी पड़ेगी, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। फिर आपको मुझे स्पीड बतानी पड़ेगी, वेलोसिटी बतानी पड़ेगी, एक्सेलरेशन बतानी पड़ेगी, लॉज ऑफ मोशन बताने पड़ेंगे, तब जाके मैं समझूंगा इनर्शिया क्या है। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी टेक्निकल सब्जेक्ट। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को समझना है तो हमारा जिस चैनल में मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल की, देयर इज एन एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। करीब 45 मिनट की वीडियो है, वो देख करके उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। इसी तरह से फॉसिल एविडेंस और प्राइमेट्स की भी जो है टर्मिनोलॉजी की वीडियोस हैं। तो और सुन के जल्दी समझ में आता है, पढ़ के थोड़ा समझना मुश्किल होता है ना। आप उसको देख करके और दूसरी एक चीज क्या होती है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया तो फिर कोई बंदा कुछ भी कहता रहे, सोल्यूशन खोजना है, समस्या से भागना नहीं है। डन। बड़ी जल्दी जान छोड़ दिया आप लोगों ने। अमित जी आप ही पूछ दो, मराठी में मत पूछना, मराठी में मत पूछना, पूछ दो। अच्छा, ही इज माई स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ यूपीएससी पैटर्न, सो ही इज टेकिंग ए चांस कि वो एमपीएससी में इनको देना है करके, एंड मोस्ट लाइकली ही विल गो थ्रू आल्सो। तो बेहतर होगा कि ये आप इससे पूछें तो ये आपकी भाषा में जवाब देगा, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। पूछना किसी को,
मराठी में पूछो, मेरे को तो वैसे ही समझ नहीं आना क्या। तुम्ही मराठीत विचारू शकता क्वेश्चन म्हणजे काही असेल सिलेक्शन यूपीसीचा सिलेक्शन रेट अँथ्रोपॉलॉजी मध्ये किती आहे ॲज कम्पेअर टू मराठीमध्ये त्याचं काय रिफ्लेक्शन होईल जे काही आहे ते तुमचं विचारू शकता तुम्ही सरांनी. किंवा अँथ्रोपॉलॉजी काय डेव्हलप केलं पाहिजे त्याचा जो सिलेबस आहे तो एकदम कन्साइज आहे ॲज कम्पेअर टू आपण इधर आ जाओ, लगाओ ना इसको। हॅलो तुमचे जे काही क्वेश्चन असतील ते विचारू शकता रिगार्डिंग द अँथ्रोपॉलॉजी. फर्स्टली स्टुडंटला जे मी इथं बघतो माझे फ्रेंड पण आहेत ना, ते इथं आहेत भरपूर दिवसापासून एमपीएससी करतात. आता सिलेबस चेंज झालाय, डिस्क्रिप्ट पॅटर्न आलेला आहे. सो स्टुडंटला बऱ्यापैकी आता तर तिथं नॉर्मल PSI वगैरे अडॉप्ट करतात. मी असं ऐकलं, माझ्या फ्रेंड पण तेच केलं. तर मला हे म्हणायचं आहे की जो आता आपण युपीएससी मध्ये बघतो, युपीएससी मध्ये जो अँथ्रोपॉलॉजीचा सिलेबस आहे तो एकदम कन्साइज आहे. सेम कॉपी पेस्टच केला आहे एमपीएससीने युपीएससी सिलेबस. तर मला हे सांगायचं आहे की जो सिलेबस आहे तो कन्साइज आहे. तुम्ही थोडा स्टडी करून सुद्धा मार्क भरपूर येतात. आता ह्या वर्षी जर बघायला रँक 1 रँक 2 जे आहेत युपीएससी मध्ये जे आलेले आहेत त्यांच्यापेक्षा जास्त साई चैतन्य मनीषने सर उनसे ज्यादा स्कोर किया है ना. साई चैतन्य और मनीष ने, हाँ, जो इस साल का है टॉपर से ज्यादा मतलब स्कोर किया है. तो मला हेच म्हणायचं आहे की तुम्ही थोडा स्टडी करून सुद्धा जास्त मार्क येतात. आता मी सरळ अँथ्रोपॉलॉजी मध्ये म्हणजे स्टुडंटला इथं बऱ्यापैकी माहित पण नसते अँथ्रोपॉलॉजी काय आहे काय. तर अँथ्रोपॉलॉजी मध्ये सरळ सोशो कल्चर एक आहे म्हणजे सेक्शन आहे, दुसरा फॉसिल आहे, आर्किओलॉजी आहे, इव्हॉल्युशन आहे, जेनेटिक्स आहे, प्रायमेट आहे आणि ट्रायबल जो आहे तो सेकंड पार्ट आहे पूर्ण ट्राईबवर आहे. मग ट्राईब मध्ये काय असतं, त्यांचे ट्रॅडिशन म्हणजे त्यांची लग्न कसं होतात, त्यांचे रिलेशन काय आहेत, त्यांचे प्रॉब्लेम काय आहे, हेल्थ काय आहे, जे मायनिंग एरिया आहे तसं मायनिंग एरिया असतं ट्रायबलला काय अफेक्ट करतं, थोडक्यात ट्रायबलचे प्रॉब्लेम. हे झालं ट्रायबल बद्दल. आणि सोशो कल्चरमध्ये ट्राईबचे लग्न, त्यांचे रिलेशन, ते त्यांची नाती वगैरे ते सगळं येतं. फॉसिलमध्ये जो होमो इरेक्टर्स वगैरे जे काय आहे ते फॉसिलमध्ये येतं. आणि प्रायमेटमध्ये इव्हॉल्युशन वगैरे आहे. म्हणजे सिलेबस असा काही वेगळा नाहीये, सोपंच आहे. तुम्ही एकदा सरांचा युट्यूब चॅनल आहे हाऊ टू डिकोड सिलेबस, त्या युट्यूब चॅनलवर जाऊन बघा की सिलेबस कसा डिकोड आहे. सेम असणार आहे, एमपीसीला ही ते सेमच आहे, असं काही वेगळं नाहीये. सो तुम्हाला कळून जाईल की अँथ्रोपॉलॉजी काय आहे. कारण इथं बऱ्यापैकी स्टुडंटला माहिती, म्हणजे मी फ्रेंड्सला वगैरे बोललो तर एवढं काही नाही अँथ्रोपॉलॉजी बद्दल काही नाहीये, असं म्हणजे जास्त वातावरण नाहीये. सो तुम्ही सरांचं युट्यूब चॅनलवर तिथं जे आहे रिगार्डिंग जे काही सर्च करा किंवा वेबसाईटला सरांचे नंबर आहे, वेबसाईटला भेट द्या. तिथं जे आहेत काउन्सिलर वगैरे आहेत ते तुम्हाला पूर्ण म्हणजे डिस्कस करतील, त्या तुमच्या काही अडचणी असतील ते सॉल्व्ह करतील. आणि तुमचं जर काही क्वेश्चन असेल तर मला विचारू शकता मराठीमध्ये, जे नॉर्मल आहेत, काय असं हे नाहीये, काही विचारू शकता. हाँ, सबसे आश्चर्य की बात है कि इतने सारे लोग बैठे हैं, लड़कियां बहुत चुप बैठी हुई हैं। शायद वो सब कुछ समझ रही हैं या बस एंडी रॉबर्ट्स तुमचा ऑप्शनल तुम्ही घेतलेला अडॉप्ट केलेला आहे का, केलाय का दुसरा केलाय किंवा करणार आहात? कारण भरपूर असं झाले की आता जे एमपीएससी करणार आहेत ना, त्यांचं ते ऑब्जेक्टिव्ह होतं तो पॅटर्न झालाय, तर ते मुलं आता ग्रुप बी कंबाईन वर शिफ्ट झाले आहेत, असं पण आहे. आणि ऑप्शनलचा कोण अभ्यास करत नाही, जास्त करत नसतील मे बी, मला असं पण निदर्शनास आले. म्हणजे अँथ्रोपॉलॉजी सोपा आहे कन्साइज. आता यूपीएससीचे रँकर आहेत, अक्षत जैन सर असतील, शुभम गुप्ता असतील, सचिन गुप्ता आहेत, परत अमित नारायण सर आहेत. त्यांचे जे व्हिडिओ आहेत ते त्यांची स्ट्रॅटेजी वगैरे आहेत युट्यूबवर आहेत, ती बघा. म्हणजे सोपं आहे, असं काही मोठं जास्त अवघड असं नाही. इव्हन PSIR ला तर
म्हणजे जे सॉरी मी असं सगळं ऑप्शनल नाही बोलायला पाहिजे, पण बाकीचे ऑप्शनल आहेत ना भयंकर वास्ट आहे. तुम्ही ते वाचत घ्यायला चला अक्षरशः. सो बघा अँथ्रोपॉलॉजी अडॅप्ट करा, कारण सिलेक्शन रेट आहे युपीएससी मध्ये आय थिंक 8 to 9% आहे ना सर. सिलेक्शन रेट अँथ्रोपॉलॉजी स्टुडंट युपीएससी मध्ये 8 to 9%. सॉरी 11% सिलेक्शन रेट आहे. आणि आता मे बी तेच रिफ्लेक्शन आहे ते एमपीसीच्या ह्याच्यामध्ये पण दिसून येईल. सो यू मस्ट बी ट्राय टू अडॉप्ट अँथ्रोपॉलॉजी. आणि जे काय आहे तुम्हाला त्याच्याबद्दल क्वेरी वगैरे असतील काही असेल तर वेबसाईटला वगैरे भेट देऊन तुम्हाला ते समजून जाईल. आणि काय क्वेरी असतील तर हा 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 शब्द ते स्पेसिफिक हा ऑब्विसली इम्पॅक्ट होणार. मग आता त्यासाठी जे तुमचे जे शब्द आहेत एकतर म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल काही काही शब्द आहेत आता फॉसिल प्रायमेट म्हणजे जे टिपिकल शब्द आहेत ते तुम्हाला एकतर गुगलला सर्च करावे लागतील ते मराठीमध्ये काय असेल. आणि आता सर मराठीमध्ये इन सर्चवर सर ते बुक आहे ते मराठीमध्ये के सागर पब्लिकेशन त्याला एक रिलीज करायला लागले. त्यामुळं सोशो कल्चरच्या रिगार्डिंग जो सेक्शन आहे त्याचा काही प्रॉब्लेम येणार नाही. टर्म ज्या आहेत त्या सरांनी मराठीमध्ये पण त्या ट्रान्सलेट केलेले असणार आहेत. याच्यानंतर जे फॉसिल प्रायमेट जे दुसरा सिलेबस आहे त्याचे पण कुछ बुक्स सर हमारा जो सोशो कल्चर है उसके अलावा भी अभी और सब्जेक्ट और जो टॉपिक है उनका भी मराठी में ट्रांसलेशन आएगा क्या? स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जो टर्मिनोलॉजी वगैरह रिगार्डिंग ट्राइबल हाँ सर का जो ट्राइबल इंडिया अगला बुक अभी इन सर्च अवरसेल आहे हे बुक आहे जे तू म्हटला ना टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग जे शब्द जसे तसे इम्पॅक्ट होणार आहे. सो ते बुक आहे त्या बुक मराठीमध्ये असल्यामुळे तुला ते सगळे टर्मिनॉलॉजी भेटतील. आणि त्याच्यानंतर आहे ट्रायबल इंडिया त्याचं पण ट्रान्सलेशन वगैरे यायला लागले त्यामध्ये त्याच्या ज्या टर्मिनॉलॉजी आहेत जे काय आहे ते त्याचंही घेऊन जाईल. हा ओके त्यासाठीच सरांनी त्यासाठीच इथं बुक ट्रान्सलेट होऊन आलेलं आहे सर्च अवर. हा सर बोलते त्याबद्दल. आपण गुगलवर विसंबणार नाही आहोत. आता यापूर्वी के सागर पब्लिकेशननी जी मराठीत आणलेली पुस्तकं आहेत मला वाटतं बऱ्याच जणांनी वाचलेली असतील. इंडियन पॉलिटी कुणी वाचलेलं नाहीये हे मी विचार. इथे मराठीत आलेलं लक्ष्मीकांत सरांचं इंडियन पॉलिटी कुणी वाचलेलं नाही. त्याचबरोबर आपण रोमिला थापर मॅडमची पुस्तकं ती मराठीत आणलेली आहेत. जयल मेहता सरांची मराठीत आणलेली आहेत. बिपनचंद्र सरांची पुस्तकं ती मराठीत आणलेली आहेत. आणि या प्रत्येक वेळेला आपण ट्रान्सलेशनवरती अतिशय कष्ट घेतलेले आहेत. ट्रान्सलेशन आणि एडिटिंग एकाच वेळेला एक वर्ष आपण ट्रान्सलेशन करण्यात आणि एडिटिंग करण्यात घालवलेलं आहे. अँथ्रोपॉलॉजीचं जे सरांचं पुस्तक आहे ते माझे मित्र श्रीकांत गोखले ते त्याचं भाषांतर करतात आणि प्रत्येक शब्द प्रत्येक गोष्ट पाहून सुलाखून हा शब्द किती योग्य आहे हे पाहूनच वापरलं. मराठीचं अँथ्रोपॉलॉजीची पुस्तकं जर नसतील तर मी असं सांगेल की पहिलं संज्ञा ज्या दिल्या जातील त्या आपल्या पुस्तकातनं दिल्या जातील. टर्मिनॉलॉजी मराठीतली क्रिएट होईल त्यात. तर त्यामुळं तुम्ही मराठीच्या ट्रान्सलेशनची कुणीही काळजी करू नका. अतिशय उत्तम तऱ्हेने अतिशय उत्तम लेखकाचं पुस्तक आपल्याला आणायचंय की जे नॅशनल लेवलला गाजलेली पुस्तकं आहेत
इंटरनॅशनल लेवलला गाजलेली पुस्तकं आहेत, त्यांची पुस्तकं आपल्याला मराठीला आणायची. त्यासाठी आपण नक्कीच तेवढे कष्ट घेतलेच पाहिजे आणि ते आपण घेणार आहोत. आणि एक तुम्हाला हे जे इंग्रजीतलं जे ज्ञान आहे ते आपल्याला मायबोलीच्या पदराखाली मिळावं या दृष्टीने आम्ही प्रयत्नशील आहोत. मी स्वतः माझ्या परीने त्यात प्रयत्न करतोय. आणि त्यानंतर सरांच्याच मध्यस्थीने मार्गदर्शनाने नदीम हसनैन सरांचं ट्रायबल इंडिया हे पुस्तक त्यांना सरांनी त्यासाठी दुजोरा दिला, तर तेही आपण मराठीत आणत आहोत. आणि अतिशय चांगल्या प्रकारच्या मराठीत येईल. त्यासाठी थोडासा वेळ जाईल, पण एक चांगला विषय आहे. तो विषय तुम्ही अवश्य घ्या, भरपूर मार्क मिळवा आणि कुठलीही काळजी करू नका. हा ट्रायबल इंडिया जे इंग्लिश मध्ये आहे ती सरांनी स्वतः एडिट केलेली आहेत. आणि असे नदीम हसनैन सरांची बरीचशी पुस्तकं मला वाटतं सरांनी एडिट केलेली आहेत. म्हणजे आता ही एक ऍडिशनल माहिती आहे. आणि सर एकापर्यंत एकमेकांच्या खूप जवळचे आहेत आणि सर प्रत्येक पुस्तक सरांनी एडिट केलेलं आहे. आणि तर मराठीतली पुस्तकं जी आहेत मराठी, ते एक तर सरांचं पुस्तक श्रीकांत गोखले अनुवाद करतायत. ते अतिशय चांगले अनुवादक आहेत. आम्ही लहानपणापासूनचे मित्र आहोत. आणि त्यांचा अनुवाद एडिट मी करतोय. कुठे काय वाटलं तर आम्ही एकमेकांशी चर्चा करतोय. आणि नदीम हसनैन सरांचं जे ट्रायबल इंडिया आहे ते यदी फडके सरांच्या मिसेस डॉक्टर वासंती फडके त्याचं ट्रान्सलेशन करतायत. आणि मोठ्या हस्तींची पुस्तकं मोठ्या हस्तींकडनं ट्रान्सलेट होत आहेत आणि आपण आपल्यापणे त्याला हातभार लावतो. सो अजून काही सरांनी जे माझ्या मित्राचं जे काय होतं ते सरांनी पूर्णपणे उत्तर भेटलं असेल. अजून काही जर कोणाचे क्वेश्चन असतील रिगार्डिंग अँथ्रोपॉलॉजी, काही असेल नोट्स वगैरे काही असेल तर ते विचारू शकता. यावर्षी आम्ही SISC बरेचसे मुलाखती घेतल्या SISC त्याच्यात बरेच अँथ्रोपॉलॉजी मेन्स असणारे विद्यार्थी होते. तर त्या सगळ्यांचं असं म्हणणं होतं की गेल्या काही वर्षात अँथ्रोपॉलॉजी स्टॅटिक होता. या वर्षाच्या मुख्य परीक्षेपासून तो अत्यंत डायनामिक झाला. अक्षर जैन, बसने आणि PY यांच्यावर काम बघत होते. पण या वर्षापासून ती सिच्युएशन बदलली. पण नवीन जे UPSCचे पोरं अँथ्रो घेणार आहेत त्यांना त्या डायनामिझम नुसार अभ्यास करायचा आहे. जे UPSC वाले त्यांना याच्यानुसार करायचं. सरांच्या पुस्तकांचा नेमकं काय लाभ होईल ते तुम्ही जर थोडं सरांची बोलून केलं तर ते भेटत आहे. या वर्षापासून कारण गणित बदललेली तो एक महत्वाचं. मी सरांना कन्व्हे करू तुम्ही सांगा सरांकडे, कारण एक्स्ट्रा पुस्तकं वाचायची गरज प्रत्येक विद्यार्थ्याने स्वतःच सांगितली असते. याच्यानंतर ओके म्हणजे UPSCची मेन्स दिलेल्या अनेक विद्यार्थी होते जे SISC ऍडमिशन घेत असतात. त्या प्रत्येकाने सांगितले की यावर्षी आम्ही केलेला अभ्यास आणि आलेला पेपर याच्यामध्ये बराच फरक पडला आहे. आणि त्या प्रत्येकाचा त्या पेपरमध्ये मार्क्स पडतील नाही पडतील पुढचा अजून त्यांना माहिती, पण त्या प्रत्येकाच्या अभ्यासाच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये चूक झालेली आहे. असं त्या प्रत्येकाने आम्ही या वर्षापासून पोरांनी काय करायचं UPSCच्या स्टुडंटनी काय केलं पाहिजे आणि UPSC वाल्यांनी एक्स्ट्राच्या पुस्तकांचा काय लाभ होणार ते पण जरा सांगितलं. सर का ये क्वेश्चन है कि जो हमारा अभी UPSC का जो पेपर आया है रिसेंटली, तो उसमें पूरा मतलब एनालिटिकली बहुत हो गया. पहले कैसा था, हमारा जो नोट्स होते थे अक्षर का बुक होता था या जो बस में सर का जो बुक होता था उस पर स्टूडेंट रिलाई करते थे. तो अभी पूरा एनालिटिकल हो गया है. मैंने दो वीडियोस बनाए हैं पेपर 1 के, एक बनाया पेपर 2 के. देख लो एनालिसिस. इस साल जितने हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए इंस्टीट्यूट के लिए, जिन्होंने मेंस दिया था वो स्टूडेंट्स ने हर किसी ने यही कहा कि थोड़ा डायनामिक हो गया इस साल. तो स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस? देखो, पहली बात तो ये है कि दिल्ली के भी सारे इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि बाउंसर आ गया पेपर 1, पेपर 2 तो नहीं आया, तो अगली बार उल्टा हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता. पेपर बनाने वाले की मर्जी पे होता है. और दूसरा, हमने 3 वीडियोस बनाई हैं. पेपर 1 पे 2 वीडियोस है.
पहली वीडियो में ही हमने जिसको आप बाउंसर क्वेश्चन कहते थे उन सब का बताया है कि कहाँ बाउंस हो रहा है। आपके दिमाग में अगर ब्लॉक है तो वो पेपर सेटर का क्वेश्चन की कसूर थोड़ी है। करीब 1.5 घंटे का मेरा ख्याल पहला वीडियो है, जिसमें सिर्फ 5 टॉपिक्स को एनालाइज करने में, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, फॉसिल प्राइमेट्स की मैं बात कर रहा था, 5वां आर्कियोलॉजी, 45 मिनट के करीब जो है। तो मैंने पूछा उसको कि बताओ कौन सी चीज है जो आपने नहीं की थी, आपको टाइम से याद नहीं आ रहा है, यूपीएससी का कसूर नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है, 94 तक क्या होता था, एंथ्रोपोलॉजी बहुत पॉपुलर हो रही थी, जोलॉजी वाले फिजिकल पढ़ा देते थे, सोशियोलॉजी वाले सोशियो पढ़ा देते थे, हो गया एंथ्रो। अब वो तो नहीं है। अब वो है कि चलिए आपने 6 अटेम्प्ट दे दिए, फेल हो गए, कुछ नहीं हुआ तो आप कोचिंग देने लग जाइए। अरे जब आप खुद ही पास नहीं हो पाए तो किसी और को क्या पास कराओगे भाई? इवन जो क्वेश्चंस की बुकलेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें से भी कई क्वेश्चन मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? जिसने वो बुकलेट बनाई है उसको उन क्वेश्चंस के आंसर पता नहीं थे। मुझे कैसे पता है? क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट। ऐसा है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच फंडामेंटल एंड डेप्थ यू हैव। मैंने उसमें एक एक आंसर रिलेट करके बताया है। एक बात बताइए कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है मायोसिन होमिनॉइड्स, एक क्वेश्चन पूछ रहा है हरि कल्याणगढ़, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ एसआर के चोपड़ा। तीनों में एक चीज कॉमन है, एसआर के चोपड़ा का कंट्रीब्यूशन। और जितनी भी वीडियो एनालिसिस की हैं उसमें जैगेंटोपिथेकस का नाम भी नहीं है, जबकि प्रोफेसर चोपड़ा की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जैगेंटोपिथेकस है। तो अगर आपको नहीं पता तो वो सब्जेक्ट का कसूर थोड़ी है कोई। और ये एक वजह मेरे को पता है, एक्चुअली ये एक ज्वाइंट एक्सपेडिशन थी येल यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ की। मैं क्यों, प्रोफेसर चोपड़ा मेरे टीचर थे तो मुझे सारे डिटेल्स पता है। तो वो झगड़ा हुआ और प्रोफेसर चोपड़ा ने जैगेंटोपिथेकस को लिटरली छीना उनसे। इसलिए अमेरिकन बुक्स में प्रोफेसर चोपड़ा ने जैगेंटोपिथेकस खोजा नहीं लिखा मिलता। तो आपको अगर पता नहीं है तो मेरी वीडियो देख ली होती यार, मैं तो यूट्यूब पे ऐसी चीजें डालता ही रहता हूँ। तो अगर आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो वो ऐसा नहीं है। ये अफवाहें चलती रहती है, हर साल चलती है। जैसे जीएस में क्या होता है, अच्छा अब इस तरह से एम्फेसिस हुआ है, अब ये पैटर्न बदल गया। यूपीएससी कभी नहीं चाहती कि आप प्रीलिम्स के मास्टर बने, तो कभी भी पैटर्न सेम रहेगा ही नहीं। आप लास्ट ईयर का इस साल से कंपेयर कर लीजिए, उससे लास्ट ईयर का लास्ट ईयर से कंपेयर कर लीजिए, कभी भी सेम नहीं होता। तो अगर पेपर 1 डायनामिक हो गया तो पेपर 2 क्यों नहीं हुआ, फिर मेरे को बताइए। जबकि पेपर 2 डायनामिक है। आपको जान के हैरानी होगी कि हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस और निएंडरथल, हम जैसे 31 को एग्जाम था तो अपने बच्चों का 28 को हमने रात में 8 बजे इंटरेक्शन किया था और उनको बताया था कि ये दोनों आने चाहिए। और मैं रीजन भी बताया था क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को 100 साल पूरे हुए हैं। 1924 में मिला, 1925 में पब्लिश हुआ, पूरे 100 साल हो गए, आएगा। साथ में कहा कि निएंडरथल की जो पिछले 3 महीने में कम से कम 10 से ज्यादा रिसर्च आ चुकी है। हालांकि ये भी बताया था कि पेपर सेटर का जो पॉपुलर टॉपिक है वो इरेक्टस है, लेकिन क्वेश्चन इन पे आने चाहिए। ठीक है कि नहीं? पेपर 2 के लिए हमने कहा था कि बिल्कुल ओपन माइंडेड जाना, कोई दिमाग में स्ट्रक्चर बना के नहीं जाना। कंटेंट्स तुम्हारे पास है, क्वेश्चन के हिसाब से एनालाइज करना, और लोगों ने बेहतर किया है। हालांकि पेपर 2 ज्यादा मुश्किल होता है। एक तो लिखना नहीं आता लोगों को। ये जो इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो कॉमर्स वाले होते हैं, इनको इंग्लिश कहाँ आती है? और यूपीएससी इज मेंट फॉर आर्ट्स पीपल। इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग सर्विस है, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल सर्विस है, और ये सारे लोग लेकिन सीसेट में फेल हो जाते हैं प्रीलिम्स में। एक चीज बताइए, 1750 नंबर मेंस में 740 कट ऑफ जा रहा है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हूँ, हमारे यहाँ ग्रेजुएशन में 50% से कम बच्चा फेल कर दिया जाता है। तो जिन लोगों ने 2025 में टॉप किया है, सारे के सारे फेल होने चाहिए, क्योंकि किसी के 50% से ऊपर मार्क्स ही नहीं है। और रिटर्न में 50 नहीं है, इंटरव्यू में 75% है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है। अब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए भी हैं, कोर्ट से परमिशन भी लाए हैं, उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाई है कि ये अधूरा काम है, इंटरव्यू वाली बात तो रहेगी।
प्रीलिम में तो स्कोर होना चाहिए, पर इंटरव्यू में जो है एक बोर्ड का एवरेज 130 जा रहा है, दूसरे का एवरेज 160 जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन तो कुछ होना चाहिए। तो अफवाहें होती हैं, इमरजेंसी में मिसेस गांधी ने कहा था अफवाहें फैलाने वाले देश के दुश्मन। सर इनका एक क्वेश्चन है कि यूपीएससी में कैसे एनालिटिकल होता गया है पूरा सिलेबस, मतलब जो क्वेश्चन पेपर वगैरह, तो उसका इम्पैक्ट एमपीएससी में कैसा होगा? मतलब जो एमपीएससी में कैसा क्वेश्चन पैटर्न होगा या यूपीएससी में 60% एक लैंडमार्क होता है, एमपीएससी में आई कैन बेट इट कि 80% से ज्यादा स्कोर आएगा इनको। क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा? मतलब प्रिलिमिनरी होगा या क्वेश्चन पैटर्न जो है फैक्चुअल ज्यादा होगा, लेकिन जो एनालिसिस करेगा वो स्कोर करेगा। जैसे मान लो सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस प्रेजेंट इन ट्राइबल इंडिया। जनजातियों में विभिन्न प्रकार के विवाह, वो ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है विभिन्न प्रकार के विवाह कहाँ पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं। तो आपने अगर वो आंसर लिख दिया जो वो पूछ रहा है तो 50% मिलेंगे। आंसर कंप्लीट जो होता है यूपीएससी में या कंपटीशन में कभी भी बिना कारण के कोई भी बात नहीं पूछती, इसको ध्यान रखिए। ओके, थँक्यू सर. आम्ही थोडा ऑब्जेक्टिव्ह कडून डिस्क्रिप्टिव्ह कडे ट्रान्झिशन करतोय, त्यामुळे प्रश्न विचारण्याची सवय हळूहळू वाढेल अशी अपेक्षा आहे. तेच पहिला हर्डल आहे की ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये प्रश्न विचारण्याची सवयच पूर्णपणे गेली होती. म्हणजे सांगितलं की हे अंडरलाईन केलं की ते हा मग असं म्हणायचं आणि पुढे जायचं. तर आमचे विद्यार्थी लवकरच त्याला पण अडॉप्ट करतील अशी अपेक्षा आहे. समराइज करतो मी सरांनी जे काही सांगितलं आणि तुम्ही जे प्रश्न विचारले ते. पहिला प्रश्न त्या विद्यार्थी मित्राचा होता की लँग्वेज मराठीमध्ये इंग्रजी वाचल्यानंतर काय होतं. म्हणजे ही जी डिफिकल्टी आहे मी खूप चांगल्या प्रकारे समजू शकतो, कारण मी 4 मेन्स मराठी मीडियम मध्ये दिलेले आहे. म्हणजे एक अशी अवस्था असते मराठी मीडियम वाल्यांची की मी शब्द शोधतो कसा कुठे लिहायचा, कुठून हे करायचा. तर त्यासाठी पहिली तर गोष्ट की के सागर त्याच्यासाठी पॅरलली खूप मोठ्या प्रमाणात काम करत आहे आणि करणार आहे. आपल्या लेवलला काय करावं लागेल, पहिल्यांदा तर हे समजून घ्यायला लागेल की गुगल हा एकमेव ट्रान्सलेटर नाही. पहिला टप्पा तुमच्या लेवलला असायला पाहिजे अंडरस्टँडिंगचा. ते समजल्यानंतर कशातही उतरता होत. श्रुती शर्माचं एक क्लासिकल एक्झाम्पल आहे बघा. तिने फॉर्म भरताना पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये चूक केली होती, इंग्लिश मिडियमच्या जागी हिंदी मिडियम टाकलं होतं. तिने पूर्ण प्रिपरेशन इंग्लिश मिडियम मध्ये केली होती आणि असं पण नाही की शाळेपासून तिचं हिंदी मिडियम होतं. इमॅजिन करा की तुम्ही चुकून मराठीच्या जागी हिंदी मिडियम टाकलं, तरी सुद्धा तिच्या पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये तिची पोस्ट 1 मार्काने गेली होती. ही गोष्ट काय दाखवते की अप टू सर्टन लेवल नंतर युपीएससीला ती लँग्वेज तुमची किती आहे चांगली हे काही चेक करायचं नसतं. काही विषयांमध्ये जे मी म्हटलं की गुगलच्या पलीकडे जायला पाहिजे. इथनोसेंट्रिझम नावाची टर्म आहे अँथ्रोपॉलॉजी मध्ये. मराठीत काय म्हणणार तर समूह संस्कृती श्रेष्ठतावाद असं त्याला म्हणतात. आता कुठून जायचं तर 12वीचं स्टेट बोर्डचं सोशलॉजीचं पुस्तक आहे, त्याच्यात दिलेली आहे. पण आम्हाला सवयच राहिलेली नाहीये. म्हणजे के सागर आणि काही सन्माननीय अपवाद वगळले तर रेफरन्स बुककडे जायलाच नको. म्हणून कसे म्हटलं की सोशल मीडियाचा जमाना आहे आणि त्यात आपल्याला गोष्टी सोप्या होत आहेत असं भासवलं जातं. त्यावेळेला थोडीशी मेहनत घेण्याची तयारी आपल्याकडून दिसली पाहिजे. ही पहिली गोष्ट आहे. हे जे नेटवरून जे ट्रान्सलेट होणार त्याच्यानंतर आपला स्वतःचा थोडासा हे आपण वापरू शकतो. ही गोष्ट व्हायला पाहिजे. अँथ्रोपॉलॉजी हा एक चांगला ऑप्शनल काय आहे, सगळ्यांनी सांगितलेल्या मध्ये काही टर्म्स वापरल्या त्याच्या बेसिसवर मी सांगतो. हेविलँड नावाचा एक ऑथर आहे, तो असं म्हणतो की अँथ्रोपॉलॉजी इज इन्फायनाइट क्युरियोसिटी अबाउट ह्युमन बिंग. माणसाविषयीचं प्रचंड कुतूहल असलेलं शास्त्र म्हणजे मानवशास्त्र. तुम्हाला जर आपल्या स्वतःला अंडरस्टँडिंग करण्याचं कुतूहल असेल तर अँथ्रोपॉलॉजी हा चांगला वैकल्पिक विषय आहे. म्हणजे बऱ्याचदा असं म्हटलं जातं ना की या टॉपरनी आधीचा विषय सोडला आणि अँथ्रोपॉलॉजीमध्ये चांगले मार्क्स मिळवले. ते का होतं, कारण अँथ्रोपॉलॉजी इंटरेस्टिंग आहे. एक साधं उदाहरण सांगतो जे इमिक अप्रोच किंवा इमिक अप्रोच म्हणजे काय, अंडरस्टँडिंग ऑदर्स फ्रॉम देअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू, जे आपण करणं थांबवलेलं आहे. दुसऱ्यांना त्यांच्या दृष्टीने समजून घेणं. मला सांगा की
आपल्या तोंडावरती कोणी थुकलं कसं वाटेल, खास करून पुण्यात. आता आपण इथे खाली गेलो आणि कोणीतरी आपल्या तोंडावरती थुकलं, काय कराल तुम्ही? कुणी उत्तर द्या. पोलीस चौकी पण जवळच आहे म्हणजे इथे, पण आपण तिकडे न जाता थोडे अनडेमोक्रेटिक वेज वापरा, बरोबर. आपण इमॅजिन करा की ऍज अ एक टूर म्हणून आपण आफ्रिकेच्या जंगलात गेलोय आणि एक मसाई ट्राईबचा एरिया आहे की जो आपण एक्सप्लोअर करतोय, आणि तुम्ही एक बघितलं की एका मुलाने एका मुलीच्या तोंडावरती थुकलं. आता युपीएससीचा अभ्यास केल्यानंतर डेमोक्रेटिक राईट्स, मानवी हक्क याच्याविषयी सेन्सिटिव्ह आलेले असते. काय कराल बरं तुम्ही? पुन्हा एकदा की एका मुलाने तोंडावरती थुकलेलं आहे. अरे हे उत्तर तर देऊ शकतो ना आपण, म्हणजे काहीतरी सुरुवात करायला पाहिजे उत्तर द्यायला. काय कराल तुम्ही? आणि तो मसाई ट्राईब आहे याचा अर्थ दष्टपुष्ट असण्याचे चान्सेस पण आहेत, म्हणजे हे पण विचारात घ्यावं लागेल. जर समजा तुम्ही काय केलं, त्यांच्यामध्ये इंटरव्हेन केलं आणि त्यांचे भांडण सोडवण्याचा प्रयत्न केला किंवा त्या मुलाला काही मारण्याचा प्रयत्न केला, तर ती मुलगी पहिल्यांदा तुम्हाला मारेल. कारण मसाई ट्राईब मध्ये विरोधी लिंगी अपोजिट सेक्स मधल्या व्यक्तीने तोंडावर थुकणं इज अ साइन ऑफ अट्रॅक्शन. आमचं जुळत होतं, तू येऊन मध्येच काय केलं, कोडा घातला. अंडरस्टँडिंग अदर्स फ्रॉम देअर पर्स्पेक्टिव्ह, दॅट इज इमिग्रेशन. कल्चरल सेन्सिटिव्हिटी. ऍडमिनिस्ट्रेशन, तुम्हाला विचारलं की का पाहिजे अँथ्रोपोलॉजी, ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये गेल्यानंतर ती कल्चरल सेन्सिटिव्हिटी लागते. आपल्या आदिवासी भागामध्ये भामरागडचा एरिया आहे किंवा अमरावती वगैरे साईडचा पालघर मधला एरिया आहे, तिथं अॅनिमिया कमी होण्यासाठी महिलांमधला काही गोळ्या दिल्या जातात. पुन्हा एकदा मेडिकल अप्रोचने आपल्या शाळांमध्ये जनतांसाठी डिवॉर्म होण्यासाठी औषधं दिली जातात. पण त्यांनी प्रश्न सुटतात का? त्या महिला काय करतात, गोळ्या फेकून देतात. का फेकून देतात? कारण त्यांना असं वाटतं की जर ह्या गोळ्या मी घेतल्या तर बाळाचं तोंड किंवा डोकं मोठं होईल आणि मला डिलिव्हरीच त्रास होईल. असाच प्रकार झाला होता कंबोडियामध्ये. तिथे अँथ्रोपोलॉजिस्टनी काय इंटरव्हेन्शन केलं, त्यांचं कल्चर समजून घेतलं की काय बरं कल्चर आहे. तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की तिथे त्या कल्चरमध्ये फिश, माशाला खूप महत्व आहे, आणि त्यांनी अॅनिमियासाठी दिलेल्या गोळ्या ह्या माशाच्या आकाराच्या बनवून टाकल्या. आता फेकतील का ते? त्यांनी फेकायचं बंद केलं. त्यांना सांगितलं की या गोळ्या तुम्ही जेवणामध्ये वापरा, लिंबू वापरा, अजून ते ऍब्झॉर्प्शन काय होईल, प्रॉपर होईल. सो जर तुम्ही कल्चर समजून घेतलं तर बाकीचे जे चेंजेस आहेत होणं, बदल होणं हे सोपं होतं आणि ते काम अँथ्रोपोलॉजी करतं. सो जर तुम्हाला ती कल्चरल सेन्सिटिव्हिटी अंडरस्टँड करायची आहे, मला कल्चर चांगलं समजून घ्यायचं आहे, तर अँथ्रोपोलॉजी हा एक चांगला विषय आहे, इंटरेस्टिंग विषय आहे. मी सोपा म्हणणार नाही, पण इंटरेस्टिंग आहे, निश्चितपणे इंटरेस्टिंग आहे. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे इट हेल्प्स अस टू बिकम अ बेटर ह्युमन बीइंग. रूथ बेनेडिक्ट म्हणून एक अँथ्रोपोलॉजिस्ट आहेत, ते असं म्हणतात, पर्पज ऑफ अँथ्रोपोलॉजी इज टू मेक वर्ल्ड सेफ फॉर ह्युमन डिफरन्सेस. सगळ्या भेदांना एकत्रित करणारं किंवा त्या भेदांकडे चांगलं सेन्सिटिव्हिटी बघणारं शास्त्र म्हणजे अँथ्रोपोलॉजी. कारण मी दुसऱ्या कुणाही माणसाला बघितलं तर अरे हे असे कसे, असं पहिली रिॲक्शन असते. तुम्ही अँथ्रोपोलॉजीचा अभ्यास केल्यानंतर हे असे कसे असं कधीच रिॲक्शन देणार नाही, त्यांना उलट समजून घेण्याचा प्रयत्न कराल. सो फिअर ऑफ अननोन जर सर म्हटले, त्याच्याकडून बेटर ह्युमन बीइंगकडे ट्रान्सफर करणं हे अँथ्रोपोलॉजीचं पर्पज आहे. साध्या साध्या प्रश्नांची उत्तर अँथ्रोपोलॉजी देतात. आताच त्या सरांनी प्रश्न विचारला की मुली उत्तर कमी का देतात, लिंग्विस्टिक अँथ्रोपोलॉजी ते उत्तर देतात. भाषिक मानवशास्त्र, मानवशास्त्राची एक भाषा आहे लिंग्विस्टिक अँथ्रोपोलॉजी, ते सांगतं की मुली का उत्तर देतात, कमी उत्तर देतात, किंवा त्यांच्या डायलॉगमध्ये, कन्व्हर्सेशन मध्ये काही शब्द कसे येतात. आपल्या आधीच्या काळांमध्ये आपल्या आजोबांची, आई वडिलांची नावं धोंड्या वगैरे का होती, याचं उत्तर लिंग्विस्टिक अँथ्रोपोलॉजीमध्ये आहे. म्हणजे इमॅजिन करा ना की आपलं बाळ जन्माला आलंय, त्याला दगड असं का म्हणतील बरं पालक, त्याचं उत्तर पुन्हा एकदा लिंग्विस्टिक अँथ्रोपोलॉजीमध्ये आहे. सो या सगळ्या प्रश्न ही मला असं वाटतं दुय्यम आहेत की मराठीमध्ये मटेरियल अवेलेबल आहे का इंग्लिश. एकदा तुम्ही ते अभ्यासाला लागलात आणि ती क्युरिओसिटी डेव्हलप केला तर बाकीची उत्तरं मिळतात. ट्रान्सलेट कसं करायचं, स्वतःच्या भाषेत कसं लिहायचं, पहिला टप्पा तुमच्या लेवलला करा, अंडरस्टँड करण्याचा प्रयत्न करा. त्या अंडरस्टँडिंगसाठी प्रॉपर सोर्सेसकडे जा. आपण साध्या सोप्या सोर्सकडे जातो आणि आपला मार्ग अडथळ्याचा होतो, हे समजून घेतलं पाहिजे. सो सरांचं त्या बाबतीमधलं आजचं मार्गदर्शन आपल्याला निश्चितपणे फायदेशीर ठरलं असेल.
असं मी अपेक्षित करतो आणि याच्या पुढच्या सेशन्समध्ये किंवा डिस्क्रिप्टिव्हच्या जर्नीमध्ये तुम्ही आणखी बोलायला लागाल अशी अपेक्षा आहे. धन्यवाद. थोडा दोन सरांचा फक्त सत्कार करूया. डॉक्टर ललित कश्यप सर, इनका स्वागत. अभी तो द्या ना. पुणेकर हो गया, नहीं, पुणे तो आपका फैमिली का ही हो गया। एक पुणेकर वासी की तरफ से दूसरे पुणेकर वासी का एक सत्कार हो जाइए. Thank you, Dr. एंथ्रोपोलॉजी में ये भी क्वेश्चन आता है कि ये कल्चर कहाँ से आया, ये क्यों करते हैं हम? आणि अमरेंद्र किशोर सर, इनका भी मैं चाहता हूँ कि सत्कार कर लीजिए. नहीं, द्या मी काय. क्या हुआ? नहीं, वो आपका करेंगे, मैं आपका फोटो लेता हूँ. आभार जे आहेत ते मी हिंदीत मानतो. जो आपके प्रति जो थैंक्स गिविंग है वो मैं हिंदी में बोलता हूँ. मतलब आपको भी समझेगा और बच्चों को भी समझेगा, क्योंकि मेरा ससुराल हिंदी वाला है. तो छत्तीसगढ़ से ही. चलेगा. तो कोई भी आदमी सक्सेसफुल क्यों होता है, अगर हम वो देखना चाहें तो उसके पीछे एक रीजन दिखता है कि डेडिकेशन. सर आज दोपहर को 2 बजे पुणे में लैंड हुए और अबो 70 है सर. आज भी 70 साल से ज्यादा आयु में वो विद इन 3 आवर्स आपके साथ कम्युनिकेशन के लिए, आपके साथ संवाद के लिए, हितगुज के लिए आपके सामने आ गए हैं. सो उन्होंने, इसके वजह से हमें एक दिखता है कि उनका जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट पे उनका जो प्यार है और विद्यार्थियों प्रति जो स्नेह है, वो दोनों इस कृति से हमें दिखते हैं. तो उसके लिए के सागर पब्लिकेशन के वती से आपके तहे दिल हम शुक्रिया अदा करते हैं. दूसरा शुक्रिया अदा इसके लिए था कि मेरे फादर ने, मतलब मेरे डैडी ने बोला है कि सर के वजह से हमें और एंथ्रोपोलॉजी के बुक्स जो है वो मराठी ट्रांसलेशन के हक मिले हैं. इसके लिए भी सर के तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ. और डॉक्टर आशीष जयपाल सर ने जो सूत्र संचालन एकदम कम समय में किया है, तो उनके भी शुक्रिया. और डॉक्टर अमित शिंगाड़े सर जो आपके और सर के बीच में एक दुआ बन के काम किया, उनका भी शुक्रिया अदा करना में क्या बोलते अभी हिंदी में, त्यांचं पण आभार. ठीक आहे. सो हा कार्यक्रम संपला असं मी घोषित करतो. धन्यवाद.